हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे हेलो अल्केन्स और हेलो अल्कीन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेसों में SN1 SN2 को बड़े डिटेल में समझा दिया। मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन जो लास्ट क्लास में ही समझाया था अल्कोहलिक KOH को लेके, वो हमने डिटेल में बात कर ली। और रिएक्शन विथ मेटल्स में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन, ये दोनों के बारे में बातें की थी। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क को कंप्लीट किया है। और अभी तक जिन बच्चों ने मुझे होमवर्क व्हाट्सएप नहीं किया है वो सबसे पहले होमवर्क व्हाट्सएप करेंगे और उसके बाद में ही लेक्चर नंबर 8 को आप लोग स्टार्ट करोगे। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.9 मैं पहले करवाता हूँ और उसके बाद में फिर हम लोग इसी लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्कीन्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर का अच्छे से डिटेल में देखा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो, ठीक है, वरना आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आप सबसे पहले पुराने वीडियोस को अच्छे से देख लें और उसके बाद में फिर ये वाला वीडियो देखें। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.9 के बारे में। देखिए, ये आपके NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.9 है। इसमें साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन हमको मैग्नीशियम से करवानी है। ड्राई ईथर ये कंडीशन में लेना होता है, ये आप लोगों को पता है। नॉर्मल मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर अल्काइल ब्रोमाइड से होगी तो इस तरह से होगी और इसी तरह से हम लोगों को ये रिएक्शन भी कैरी आउट करनी है। साइक्लोहेक्साइल ब्रोमीन के पहले आ जाएगा मैग्नीशियम और ये बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को सिखाया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से किस तरह से होती है। वाटर मतलब HOH मैंने ले लिया। अब आप लोग को पता है कि ये जो साइक्लोहेक्साइल वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये कार्बन मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज का होगा। अब ये कार्बन नेगेटिव चार्ज का है तो वो इस हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्साइल रिंग मैं बना देता हूँ और इसके ऊपर हाइड्रोजन को शो करने की ज़रूरत नहीं है जो ये वाला है। ठीक है, हम कहेंगे कि ये बन गया क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा B हो गया और ये हमारा A हो गया। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड ये इसमें से बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। इसको भी आप लोग शो कर सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब उसी का पार्ट है ये। इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.9 में ही दिया हुआ है अलग अलग तरह से। अब इसमें जो RBr की रिएक्शन हमें मैग्नीशियम से करानी है, तो हमको सबको पता है कि ये जो बनेगा वो RMgBr बनेगा। अच्छा, ये जो RMgBr की रिएक्शन अगर D2O से करवाते हैं, D2O का मतलब क्या, जैसे हम लोग H2O को HOH लिखते हैं वैसे D2O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DOD। और हमको पता है कि ग्रिग्नार्ड की वाटर या D2O के साथ में रिएक्शन किस तरह से होती है। ये जो हमारा R पोर्शन होता है वो H या D से कंबाइन हो जाएगा। मतलब ये R और D कंबाइन होने के बाद में फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है। CH3 CH के ऊपर D है और CH3। तो अब अभी आप लोग सोच लिए होंगे कि ये R क्या हो सकता होगा। फिर अगर R के ऊपर D अटैच हुआ है तो ये R क्या रहा होगा, ये R रहा होगा। दिस शुड बी द R से D अटैच हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्काइल ब्रोमाइड का आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं और वो स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, CH3 CH CH3 और ये C पे क्या आ गया होगा, ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसके अंदर हम लोगों को R को पहचानना था कि R क्या है। तो RBr की रिएक्शन अगर आप Mg से करवाते हैं तो RMgBr बन जाएगा और इसकी रिएक्शन DOD से कराओगे तो R ग्रुप D से कंबाइन हो जाता है।
अब वो R ग्रुप D से कंबाइन होने के बाद अगर बना ये है तो हमारा R ग्रुप तो यही होना चाहिए ना फिर। तो ये R ग्रुप क्या हो गया हमारा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या रहा होगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, CH3 CH के ऊपर Br और CH3। तो हमने इस रिएक्शन में क्या पहचान लिया कि R हमारा क्या हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर देखो बीच में लिखा हुआ है R-X की रिएक्शन सोडियम और ईथर से कराई। अब सोडियम और ईथर से कराई मतलब क्या हुई होगी, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन हम सबको पता है क्या होती है, बीच में 2 सोडियम लिखने होते हैं और उसकी रिएक्शन R-X से करवानी होती है वापस इससे। तो हम लोग बोलते थे कि यहाँ से 2 NaX रिमूव हो जाते हैं और ये R' से कंबाइन हो जाएगा। तो क्या ये प्रोडक्ट को देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि R' क्या रहा होगा? हाँ, तो ऑब्वियसली हम लोग बता सकते हैं कि इसको बीच में से अगर कट कर दें हम लोग तो CH3 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 इस C के ऊपर हैलाइड रहा होगा ये, तभी तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोकार्बन बना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैं पूरी रिएक्शन आप लोग को लिख के समझा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा अल्काइल ब्रोमाइड है वो ये रहा होगा, CH3 C के ऊपर CH3 CH3 और इससे आ गया ब्रोमीन, और बीच में कितने सोडियम लिखते हैं हम लोग, 2 सोडियम लिखते हैं। फिर इसकी रिएक्शन सेम इसी के मिरर इमेज वाले कंपाउंड से हम लोग करवा देते हैं, BrC CH3 CH3 और CH3, यहाँ से Br और 2 सोडियम ये निकल गए होंगे। और क्या बनेगा, CH3 C CH3 C CH3, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये कार्बन CH3 से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो मतलब अल्टीमेटली ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हम लोगों ने जो अल्काइल ब्रोमाइड है उसको पहचान लिया। हाँ, तो जो अल्काइल हलाइड है उसको हमने पहचान लिया कि जो हमारा R-X है वो ये होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आगे बोला है कि इसकी रिएक्शन अगर आप Mg से करवाते हो तो आपको D मिलेगा। अब अगर ये आपका अल्काइल हलाइड है तो इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 और C और Br के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। आई होप बच्चों आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। ये R-X था, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराने पर अगर ये मिला है तो हमारा R ग्रुप क्या होगा, C के ऊपर CH3 CH3 CH3, और वो ब्रोमीन से या हेलोजन से किसी से भी जुड़ा हुआ वो हो सकता है, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम से कराई फिर, तो जो D मिल रहा है वो ये होता होगा फिर। और अभी आपको पता चल गया है कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन H2O से कराते हैं तो हमें जो R ग्रुप होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ किससे जोड़ना होता है, H से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड इसमें से अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा E क्या होगा हमारा फिर, CH3 C के ऊपर CH3 CH3 और इससे जुड़ गया H, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E। तो ठीक है बच्चों, तो फिर ग्रिग्नार्ड के ऊपर इस तरह से चेन रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को फिर इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है। ये उन बच्चों को सिर्फ समझ में आएगा जो पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देखे हुए हैं और एक एक बार लिख के देखे हैं, नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आप लोगों के लिए समझना फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स को पढ़ने की। आप लोग को याद होगा कि केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स को बड़े डिटेल में पढ़ लिया। अब हेलो अरीन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़नी है, उसमें अगर हम लोग बात करें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग रिएक्शन विथ मेटल्स को पढ़ेंगे।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देखिए एक नोट मैंने लिखी हुई है, वो आप ध्यान से देखें कि हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जिस तरह से हम लोग हेलो अल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करवाते थे, उतना इजी हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कराना नहीं होता। हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन में इस चैप्टर का इसको बोल सकता हूँ। इसका रीजन हम लोग को बताना है कि सर ऐसा क्यों। हेलो अल्केन्स में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी इजीली हो जा रहा था और हम लोग उसमें SN1 और SN2 करवा ले रहे थे, लेकिन हेलो अरीन्स में वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट क्यों होता है, तो उसके रीजंस हम लोगों को देखने हैं। देखिए मैंने 1 बाय 1 करके सारे रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हेलो अरीन्स में ये है कि उसमें रेजोनेंस इफेक्ट होती है। अब रेजोनेंस फिनोमिना ये हम लोगों ने बेसिकली तो पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के आपको शो करता हूँ। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन के अंदर पुट कर सकता है। तो लोन पेयर सबसे पहले क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसमें, लोन पेयर में। ये हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखे हैं। तो सबसे पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनता है इसके अंदर, देखिए ये पाई बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ये पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और इस कार्बन पे हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया। अब ये CCl के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। Cl के ऊपर एक लोन पेयर खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में, तो अभी 2 लोन पेयर इसके अंदर बचे हुए हैं। तो Cl से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली गई, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया है। अब ऐसा नहीं कि हम तीसरा भी नहीं बना सकते। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर पॉसिबल है, वो देखें कि क्या है। लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज का, और यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl के ऊपर 2 लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, तो एज इट इज है। इसका फोर्थ स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो हम लोग इस लोन पेयर को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बन जाएगा अब यहाँ पर आके लोन पेयर। ठीक है, तो अब ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हुआ है लोन पेयर में, तो यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड Cl के ऊपर 2 लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, तो एज इट इज रहेगा। और फाइनली लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लोन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर इसका किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये पाई बॉन्ड अगर ये क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और Cl के ऊपर ये 3 लोन पेयर आ गए इस तरह से। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5 ये दोनों सेम नहीं है। पाई बॉन्ड की पोजीशंस आप लोग देख लीजिए, पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे है, जबकि इसमें यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। अब इसमें रीजन क्या हुआ, तो वो अपने को समझना है इसके अंदर। देखिए इसमें CCl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें CCl के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसमें CCl डबल बॉन्ड, CCl डबल बॉन्ड, CCl सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब रेजोनेंस के वजह से जो क्लोरीन बेंजीन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, बीच बीच में कहीं पर क्या है, डबल बॉन्ड्स। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। तो रेजोनेंस के वजह से
CCl एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं तो ये CCl बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, क्योंकि एक बॉन्ड नहीं है अब तो दूसरा बॉन्ड भी आ गया तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो अगर आप लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो ये Cl एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलेगा नहीं, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ नहीं सकता, तो हो गया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट। मतलब CCl एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट। हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों डिफिकल्ट होते हैं, उसका पहला रीजन हमने समझा अच्छे से, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, इसके वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाती है। अब इसमें कुछ बातें आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये जो हेलोअरीन्स हैं इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है। देखिए एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, मतलब Cl के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज का है, मतलब Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आता है। जबकि मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी नहीं आता और पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब Cl के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पोजीशन नेगेटिव चार्ज की होती है और पैरा पोजीशन नेगेटिव चार्ज की होती है। तो यहीं पर कुछ बातें हम लोग समझ के चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिसको हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल है और उसको क्लोरोबेंजीन पे अटैक करना है तो सबसे बेस्ट पोजीशन उसके लिए क्या होगी, जो नेगेटिव चार्ज की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव चार्ज का है। तो पॉजिटिव चार्ज का है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्योंकि बच्चों हम लोगों को सेकंड प्रॉपर्टी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, तो वहां पर आप लोग अभी में से जान के रखो कि अगर क्लोरीन बेंजीन पे प्रेजेंट है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाना है तो ऑर्थो पे होता है और पैरा पे होता है, मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने के लिए, अभी इलेक्ट्रोफाइल का हो गया, इलेक्ट्रोफाइल की डिस्कशन भी बाद में करेंगे। न्यूक्लियोफाइल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल को का अटैक ये हेलोअरीन्स पे आप लोग को लगता है इजी होगा? बिल्कुल इजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव चार्ज का है और पूरे बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज भी न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, आने नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो क्लोरीन निकल नहीं पा रहा और दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बेंजीन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग अभी यहाँ पर ये भी सोच लीजिए कि मान लीजिए कि मुझे किसी भी तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर करवाना है तो कौन से ग्रुप्स बेंजीन पे होंगे तो ये अटैक इजी होगा। जैसे कि ग्रुप्स दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मान लीजिए कि मैंने ये पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को प्लेस कर दिया तो वो ग्रुप क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, मतलब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच के वो डेंसिटी को कम कर देगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक नहीं कर पा रहा, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। और अगर कोई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो ये अटैक फिर फेवरेबल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको करवाना है
तो बेंजीन पे जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है उतना हमारे लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कराना इजी होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत सारी मिक्स बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को रिवाइंड करके फिर इसको वापस सुनना पड़े, लेकिन ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई है वो आगे के इसी लेक्चर में बहुत काम आने वाली है। पहली चीज मैंने क्या बताई कि अगर क्लोरोबेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो वो सिर्फ दो पोजीशन पे पॉसिबल है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहीं पे होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव चार्ज का है, बेंजीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव नेगेटिव को आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमको कराना ही है तो कौन से ग्रुप्स का बेंजीन पे अटैच होना ये फेवरेबल होगा, तो वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो बेंजीन पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हो सकती हैं? देखिए, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को प्लेस भी करते हैं तो वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होनी चाहिए। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने का कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग ने ये समझा है अच्छे से, क्योंकि यही लेक्चर में आगे इसी बात को यूज करके हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो अरेन्स में डिफिकल्ट होते हैं। सबसे पहला रीजन मैंने क्या समझाया आपको, रेजोनेंस इफेक्ट। ये ऑलरेडी बोर्ड क्वेश्चन है, ये गिव रीजन के फॉर्म में 3 मार्क्स में ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ है, इसलिए अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझें। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, CCl एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। इसके वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है तो पहले ग्रुप को रिमूव तो करना पड़ेगा, लेकिन वो तो डबल बॉन्ड से जुड़ गया है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के आने की वजह से ये क्लीवेज जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। 1 बाय 1 करके रीजन डिस्कस करते हैं। दूसरा रीजन आप लोग देखें, वो है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि अगर ये हेलोअरीन्स की मैं बात करूं तो ये जो कार्बन है ना वो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2। आई होप आप लोग को अभी समझ में आता है, sp2 sp3। देख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। ये तो पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन में इसको कभी काउंट नहीं करते हम लोग। तो 1 2 3 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, s और p2। जबकि ये कार्बन एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो sp2 कार्बन होता है ना वो sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जो sp2 कार्बन है वो sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाना डिफिकल्ट होगा? क्योंकि अगर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो ये x को x माइनस के फॉर्म में रिमूव होना पड़ेगा ना। x अगर x माइनस के फॉर्म में जब तक रिमूव नहीं होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा नहीं, तो तब तक ये सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। लेकिन क्योंकि हैलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो sp2 है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो मेरे को भी चाहिए, और ये हैलोजन बोलेगा इलेक्ट्रॉन मेरे को भी चाहिए। इसका मतलब कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में रहेगी, बॉन्ड क्लीवेज इजीली नहीं हो पाएगा। जबकि इसमें देखो, इसमें हैलोजन कहता है कि इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो कार्बन बोलता है ले जा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ पे x x माइनस के फॉर्म में इजीली निकल सकता है, जबकि यहाँ पे x x माइनस के फॉर्म में इजीली निकल सकता नहीं है ड्यू टू दिस sp2 कार्बन। तो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन भी एक रीजन होता है व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिफिकल्ट। देखिए, CsP2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो वो C के पास में रहेगा, जल्दी टूटेगा नहीं।
तो इसके वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट। एक्स और सी की जो बॉन्ड लेंथ है ये एक्स सी के पास आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट, तो क्लीवेज क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन भी एक रीजन होता है व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिफिकल्ट। ठीक है, चलो अभी मान भी लेते हैं कि ये x x माइनस के फॉर्म में निकल गया, ये जो x है वो x माइनस के फॉर्म में निकल गया, तो ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल कैटायन, फिनाइल कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये रेजोनेंस नहीं कर सकता इसके अंदर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे लोकलाइज्ड हो गया, मतलब एक जगह पे रुक गया, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब जो फिनाइल कैटायन होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस हो सकती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर X निकल भी जाए तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो हाईली अनस्टेबल बनता है, तो इसके वजह से भी X के निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अनस्टेबल फिनाइल कैटायन भी एक रीजन है कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट। एंड लास्टली हम लोग बोलते हैं कि इट इज लेस लाइकली फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। एरीन्स ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब नेगेटिव चार्ज के हैं पूरी तरफ, तो न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव चार्ज का है, तो वो न्यूक्लियोफाइल तो इसकी तरफ अप्रोच इजीली करने वाला नहीं है। इट इज लेस लाइकली फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। ठीक है, तो वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स में डिफिकल्ट होते हैं, तो सबसे पहला रीजन आएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है सी और Cl के बीच में, इसके वजह से उसका क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाता है। एक और रीजन होता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और फिर क्या होगा, अनस्टेबल फिनाइल कैटायन, ये थर्ड रीजन है व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिफिकल्ट। और लास्ट रीजन है इट इज लेस लाइकली फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करना है, मतलब कि अगर मुझे Cl को हटाना है और OH को लाना है, ठीक है, यहाँ पर तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर मुझे करना है, तो क्या ये इजी होगा, नहीं, बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्टी के रीजंस क्या है, ये अभी हम लोगों ने पढ़े। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला रीजन क्या था इसके अंदर, ये मैंने टोटल आप लोगों को 4 रीजंस बताए, उसमें सबसे पहला रीजन आप लोग सोचे रेजोनेंस इफेक्ट था, दूसरा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन, और फोर्थ रीजन क्या था कि वो रिपल्शन शो करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ये रिएक्शन को कैरी आउट करवाना ही है तो मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक है, तो अगर मुझे NaOH से इसमें रिप्लेसमेंट करवाना है तो मुझे 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये Cl हटेगा और OH आएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है, देखिए इसमें सेकंड स्टेप जो है ना वो एसिडिफिकेशन कंपलसरी है। ठीक है, जो क्लोरीन हटने के बाद में एक जो बीच में कंपाउंड बनता है वो ये बनता है, बेंजीन के ऊपर क्या बनता है, ONA, तो एसिडिफिकेशन से ये Na हटता है और H आता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि ये आप लोगों को सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 623 केल्विन आप लोग याद रखेंगे और 300 atm प्रेशर। देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखी हुई है यहाँ पर कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन। देखो बच्चों, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही समझाया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे नाइट्रो ग्रुप है वो अगर आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो प्लेस किया,
सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप है अभी फिलहाल के लिए, तो NaOH और H+ तो मुझे लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी अब? 443 पर, क्योंकि रिएक्टिविटी अब बढ़ चुकी है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी 623 केल्विन और इतना हाई प्रेशर, जबकि यहाँ पर सिर्फ 443 केल्विन पे ही हमारी रिएक्शन हो जाएगी, Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप हम लोग डालें, जैसे कि यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप आ गया और यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप आ गया, ऑर्थो और पैरा पे डाल दिया। मेटा पे तो मैंने आप लोगों को बताया कि नाइट्रो ग्रुप का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होती है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे नाइट्रो आ जाएंगे तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा और कितना बन जाएगा? 368 केल्विन। ठीक है, और फाइनली अगर ये एक जो ऑर्थो पोजीशन बच गई है उस पे भी नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पे तीन नाइट्रो ग्रुप के आने से, तो तीन नाइट्रो ग्रुप अगर आ जाते हैं तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? वार्म करना है, हल्का सा गर्म करेंगे। और यहाँ पर तो NaOH की भी ज़रूरत नहीं है, H2O से ही काम चल जाएगा, Cl हट जाएगा और OH आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहली बात तो हमने ये बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो अरेंज में बहुत डिफिकल्ट है। हम लोगों ने 4 रीजंस भी बताई, हमने फिर उसका सॉल्यूशन भी निकाला कि अगर आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना ही है तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ले लो। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही, मेटा पोजीशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और वो हमने देखा कि बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन चाहिए था, लेकिन मैंने एक नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया तो वही रिएक्शन 443 पे हो गई, 2 नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया 368 केल्विन पे हो गई, और तीन नाइट्रो ग्रुप जब आ जाते हैं तो सिर्फ वार्म H2O से ये रिएक्शन हो जाती है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अरेंज, उसमें मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता दिया। ठीक है, अच्छा इसका अगर नाम अगर आपको बताना है तो बता सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और बच्चों मैंने कभी ना कभी आप लोग को इसका कॉमन नेम भी बताया होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे आ जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ी हुई है, जहाँ पे हमने हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है क्लोरोबेंजीन पर तो कौन सी पोजीशन? या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन का और क्लोरीनेशन करवा लिया, अनहाइड्रस FeCl3, एक लुईस एसिड को कैटलिस्ट की तरह यूज करना पड़ता है हम लोग को, वो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का काम करता है। लेकिन अभी आप लोग याद रखेंगे क्लोरीनेशन अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे मान लो कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी H है ना, ये H और Cl HCl के फॉर्म में निकल जाए तो ये Cl इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। मतलब ये वाला जो क्लोरीन है वो या तो ऑर्थो पे आके अटैक करेगा या तो पैरा पे आके अटैक करेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या तो पैरा सब्स्टिट्यूट बनेगा। इजी है, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो अनहाइड्रस FeCl3 को एज ए कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े अगर नाइट्रेशन पे, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना पड़ता है। मैंने आप लोग को सिखाया था नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर को हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, और वो नाइट्रेशन करवाने के काम आता है। अच्छा, अब HNO3 को अगर मैंने इस तरह से लिखा OHNO2 तो भी चलेगा। इसमें अगर OH को मैंने रिमूव कर दिया OH माइनस के फॉर्म में, तो ये जो NO2 है ना, वो पॉजिटिव चार्ज का बन जाता है। दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, या तो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन ये है, इस पे नाइट्रो लग जाएगा और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन। बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को? ये मिक्सचर को हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये दोनों में भी जो पैरा वाला आइसोमर होता है ना, वो मेजर होता है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। वो क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, एक दूसरे के ऑपोजिट एंड पे लगे हुए हैं। ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड माइनर बनता है और पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्या बनता है, मेजर। सेम इसमें भी, ठीक है ना, ये वाला जो है वो मेजर बनेगा और ये वाला जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप आप लोगों को नाइट्रेशन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सल्फोनेशन पे। सल्फोनेशन हम लोग करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए मैंने H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे लिखा, OHSO3H। अब इसमें OH अगर OH माइनस के फॉर्म में निकल गया तो क्या बच जाएगा, SO3H विथ पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन पे SO3H आ सकता है और ये कार्बन पे मतलब पैरा पे SO3H आ सकता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो। अगर सल्फोनिक एसिड है तो उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, तो 2 पे क्या आ गया, क्लोरो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम देंगे 1, 2, 3 और 4, तो 4 पे क्या आ गया, क्लोरो और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया इतना? तो अब आगे बढ़े हम लोग। तो ये है डी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले आपने क्लोरीनेशन पढ़ा, बाद में आपने नाइट्रेशन पढ़ा, बाद में आपने सल्फोनेशन पढ़ा, और बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बहुत इजी रिएक्शन होती है, CH3Cl से रिएक्शन करानी है। ये Cl कौन से फॉर्म में निकल जाएगा, Cl माइनस। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम लोग को एज ए कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल मान के इसका सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे और पैरा पे करवा लेंगे। ये बन जाएगा 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन, ये बन जाएगा 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, CH3+, क्योंकि Cl तो Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखिए ये जो ग्रुप होता है ना, RC+OCl, इस ग्रुप को हम लोग असाइल ग्रुप बोलते हैं। इसमें R की जगह पे CH3 लिया हुआ है, तो ये भी असाइल हैलाइड ही हुआ। इसका अगर कॉमन नेम आपको पता करना है तो वो होता है एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होता है एसिटाइल, और क्लोराइड तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये बन गया एसिटाइल क्लोराइड। मान लीजिए कि Cl अगर Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाता है तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अब ये वाला पूरा पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और अटैक जो होगा वो इस कार्बन से होगा, मतलब है ना, C+O और CH3। तो वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे C+O CH3, एक बार पैरा पोजीशन पे C+O और CH3 लग गया। ठीक है, बेंजीन के ऊपर C+O और CH3 लगता है तो उसका नाम होता है एसिटोफिनोन। ठीक है, अब इसको 1 बोलूंगा और इसको 2, तो 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है,
ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 पे क्या लग गया? क्लोरो, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टोटल 5 रिएक्शन हमने पढ़ी। उसमें सबसे पहला क्या था? क्लोरीनेशन। दूसरा क्या था? नाइट्रेशन। तीसरा क्या था? सल्फोनेशन। फोर्थ हमने क्या पढ़ा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और फिफ्थ हमने क्या पढ़ा? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। हेलोअरेन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप लोग ये 5 रिएक्शन को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो इसमें रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स तो हमने कहाँ पे पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स में भी 3rd नंबर पे हमने यही पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और बाद में रिएक्शन विथ मेटल्स में फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड और वुड्स रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर हम लोगों को 2 रिएक्शन पढ़नी है, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन की तरह ही है। देखिए ये जो है वो क्लोरोमीथेन मतलब हेलो अल्केन, इसको हेलो अल्केन बोल सकते हैं ना। इसको हम लोग बोलेंगे हेलो अरीन। एक एंड पे हेलो अल्केन लिया, एक एंड पे हेलो अरीन लिया और बीच में 2 सोडियम। वुड्स में क्या करते थे हम लोग? दोनों तरफ मैंने हेलो अल्केन लिया हुआ होता था और बीच में सोडियम, तो 2 NaCl निकल जाते थे और 2 R ग्रुप अटैच हो जाते थे। यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है। वुड्स फिटिक में आप लोगों को एक तरफ हेलो अल्केन और दूसरे तरफ हेलो अरीन लेना है और बीच में 2 सोडियम। यहाँ से Cl, यहाँ से Cl और 2 Na, 2 NaCl के फॉर्म में निकल जाएंगे। ये जो बेंजीन है, फिनाइल रिंग है, वो CH3 से जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है ना, बेंजीन से अगर CH3 जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? टोलुइन। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। तो ये हो गया वुड्स फिटिक। अच्छा, अब फिटिक रिएक्शन क्या होती है? इस तरफ हेलो अरीन और इस तरफ भी क्या होना चाहिए? हेलो अरीन। मतलब आप लोग को समझ में आ गया? वुड्स में दोनों तरफ हेलो अल्केन, वुड्स फिटिक में हेलो अल्केन एक तरफ, हेलो अरीन एक तरफ, और फिटिक में क्या होगा बेटा? दोनों तरफ हेलो अरीन होंगे और बीच में 2 सोडियम। यहाँ से Cl, यहाँ से Cl और बीच में 2 Na, 2 NaCl के फॉर्म में निकल जाएंगे। ये जो 2 फिनाइल रिंग है वो आपस में जुड़ जाएगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइफिनाइल। ठीक है, ईथर की प्रेजेंस लेना कंपलसरी होता है। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड के वक्त भी और वुड्स के वक्त भी आप लोगों को सिखाया था। ड्राई ईथर लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्विक रिकैप कर लीजिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो मैंने ग्रिग्नार्ड के ऊपर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए इस लेक्चर में। बाद में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स के स्टार्ट किए। हमने कहा कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं और डिफिकल्ट क्यों होते हैं उसके 4 रीजंस हमने समझाए। सबसे पहला था रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब उसमें जो आता है इफेक्ट वो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। बाद में हमने बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो sp2 होती है। बाद में हमने बताया अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटायन होते हैं और बाद में हमने बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल को है वो बहुत रिपल्शन फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, Cl हटा के OH ग्रुप को लगाना है हम लोग को, तो हम लोगों को हाई टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला था कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप अगर आ जाता है तो हम लोग इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। और एक एक नाइट्रो ग्रुप को प्लेस करके किस तरह से रिएक्शन में टेम्परेचर की कंडीशन कम होती चली जाती है, ये हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, बाद में मैंने आप लोगों के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया। उसमें मैंने सबसे पहले क्लोरीनेशन करवाया अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होती है। ठीक है, तो ये बात की आप लोग ध्यान रखेंगे और इसमें पैरा जो आइसोमर होता है वो मेजर बनता है। ठीक है, बाद में हमने नाइट्रेशन पढ़ा। नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन लिया। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लेस किया। बाद में सल्फोनेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हमने करवाया। सल्फोनिक एसिड हमने बनाया था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। फिर बाद में हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और बाद में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन वाली रिएक्शन देखी।
और लास्ट में हम लोगों ने आज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स में और रिएक्शन विथ मेटल्स में वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन को समझा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने प्रिपरेशंस भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बड़े डिटेल में अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है और वो है पॉली हैलोजन कंपाउंड। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग का तब तक के लिए ये काम होगा कि आप इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मैं आपको जो 4 कन्वर्जन्स होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ वो आप लोग कंप्लीट करें। ठीक है, ये 4 कन्वर्जन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करने हैं। मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है किस तरह से आप प्रोपीन को प्रोपेन 1-ऑल में कन्वर्ट करेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आप लोग बनाएंगे। देखिए, ये जो कन्वर्जन्स होते हैं ना, वो आप लोग तभी कर पाएंगे जब ये पूरे चैप्टर को आप अच्छे से देखें और समझे रहेंगे। देखो बच्चों, कन्वर्जन्स ही टाइप के क्वेश्चन आप लोग को इस चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये वो इसलिए क्योंकि मतलब ये पूरे चैप्टर का एप्लीकेशन आपको एक स्टेप एक पर्टिकुलर जगह से लेनी है, दूसरी स्टेप दूसरे पर्टिकुलर जगह से लेनी है। तो इस तरह से आप लोगों को दिमाग चलाना पड़ता है और ये कन्वर्जेंस को करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ये कन्वर्जेंस को, चारों कन्वर्जेंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें और उसके बाद में आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें। मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगा कि आपने सही किया है या नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कन्वर्जेंस के सॉल्यूशंस भी कराऊंगा और पॉली हैलोजन कंपाउंड को आप लोग करवाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंक्लूड भी कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर को आपने ध्यान से देखा है और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर और थैंक यू वेरी मच।